स्टार्ट करेंगे आज रोटेशनल मैकेनिक्स से। थोड़ा सा बहुत केयरफुली इसको पढ़ना, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फंडामेंटल पॉइंट्स भी इसी में कवर करेंगे, और इससे अगर फोकस हटा यानी ये कंसेप्ट बिगड़े तो फिर पूरा चैप्टर एक तरीके से स्पॉइल्ड ही है। चलो तो कुछ डेफिनेशंस के थ्रू पहले स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले तो रिजिड बॉडी, इसमें कई बार हम लोग यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है। जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी का मतलब एक तरीके से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मिलियन पार्टिकल्स, बिलियन पार्टिकल्स होंगे, कई सारे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन उनमें से किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। रिजिड वर्ड का मतलब काफी हार्ड बॉडी, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहे, ये हो गया रिजिड बॉडी एजम्पशन। नॉर्मली सॉलिड्स आएंगे इसके अंदर, लिक्विड और गैसेस के अंदर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बदल सकता है। तो सॉलिड बॉडीज जितनी भी हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिजिड है। दूसरा है प्लेन मोशन का एग्जांपल। ये भी टर्म क्वेश्चंस में कई बार यूज करेंगे कि रिजिड बॉडी इज इन द प्लेन मोशन। तो प्लेन मोशन का मतलब पता होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में प्लेन का मतलब जो होता है, मैथ्स में अगर आप बात करते हो तो प्लेन वर्ड का मतलब होता है बेसिकली टू डायमेंशनल सिस्टम। तो प्लेन मोशन का मतलब ऐसे मोशंस जो किसी प्लेन के अंदर हो या उसी प्लेन के पैरेलल मोशन हो रहे हो। देखिए यहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स, ये पॉसिबल है कि कुछ पार्टिकल्स जो है इनमें से सम पार्टिकल्स वो मूव कर रहे हो एक्स वाई प्लेन में, किसी स्पेसिफिक एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो बाकी के पार्टिकल्स है यानी कि अदर पार्टिकल्स की बात करें तो वो भी मूव करेंगे इन अ प्लेन, लेकिन वो एक्स वाई प्लेन नहीं है, बट वो प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन ही है। मतलब कि सारे के सारे पार्टिकल्स या तो एक्स वाई प्लेन या फिर वाई जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन, प्लेन कोई भी हो सकता है। एक्स वाई मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप एक्स वाई की जगह वाई जेड चूज कर सकते हो, वाई जेड की जगह जेड एक्स चूज कर सकते हो। कोई भी एक प्लेन होगा जिसमें पार्टिकल्स मूव करेंगे। कुछ पार्टिकल्स इस एग्जैक्टली इसी प्लेन में चलेंगे और बाकी के पार्टिकल्स इसके पैरेलल वाले प्लेन्स में चलेंगे। इसको डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पर प्लेन मोशन के केसेस में। देखो क्या है ना कि रिजिड बॉडी ओवरऑल तो थ्री डायमेंशनल बॉडी होती है। अगर आप स्फीयर की बात करोगे तो वो 3D ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर की बात करोगे 3D ऑब्जेक्ट है। तो पूरा ऑब्जेक्ट तो एक प्लेन में आ नहीं सकता, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो वो थ्री डायमेंशंस में ही है। तो पूरे ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स एक प्लेन में नहीं है, बट वो जिन भी प्लेन्स में है उनके प्लेन्स आपस में पैरेलल होने चाहिए। उसको हम डिफाइन करेंगे प्लेन ऑफ मोशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं, टाइप क्या है इसमें। तीन तरीके के मोशंस डिफाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ट्रांसलेशन डिफाइन करोगे। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन किस चीज को कहा जाता है। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, ट्रांसलेटरी मोशन की जो डेफिनेशन दी जा रही तुम्हें उसको ही फॉलो करना है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो डेफिनेशन को फॉलो करो। डेफिनेशन में एक लाइन लिखी जा रही है कि एवरी लाइन इन द बॉडी रिमेन्स पैरेलल टू द ओरिजिनल पोजीशन एट ऑल द टाइम। ये बात समझ लेना आप। मतलब बॉडी के ऊपर अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन हर एक मोमेंट पर जैसी पहले थी उसी के पैरेलल बाद में मिलेगी आपको। कोई भी लाइन ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ कर दें और ऑब्जेक्ट को मूव करने के बाद वही लाइन अपने प्रीवियस वाली लाइन के पैरेलल अगर है तो आप कह सकते हो कि बॉडी ट्रांसलेट कर रही है। जिसकी दो फर्दर सब कैटेगरीज हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन पर, रेक्टिलिनियर वर्ड का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन पे ट्रांसलेट करें। और दूसरा हमारे लिए कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन है, जिसमें हम किसी कर्व लाइन के ऊपर चलेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट ये कहा जा रहा है कि उस बॉडी में जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि फिगर्स में आप देखोगे तो ए बी सी करके 3 पॉइंट दिखाए गए हैं। पॉइंट ए एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं इसको कह रहे हैं ये पाथ ऑफ पॉइंट नंबर ए है। दूसरी स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ पॉइंट नंबर बी है। तीसरी स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ पॉइंट नंबर सी है, और इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स आप चूज कर सकते हो। तो जितने भी पॉइंट्स बॉडी के ऊपर हैं उनकी जो ट्रेजेक्टरीज हैं, उनका जो पाथ है, वो सब आपस में पैरेलल हैं। तीनों लाइंस पैरेलल हैं और तीनों लाइन आपस में स्ट्रेट लाइंस भी हैं। तो तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं और आपस में पैरेलल हैं, इसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। वहीं पर दूसरे वाले फिगर में
राइट वाले फिगर में जो ए का पाथ है वो कोई कर्व बन रहा है आपका, वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, कर्व है। लेकिन बी का भी पाथ एक कर्व है और सी का भी एक पाथ कर्व है, और ये तीनों कर्व एक दूसरे की कॉपी हैं, जिसको हम कॉन्ग्रुएंट कर्व भी कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आप ट्रायंगल्स में पढ़ते होंगे, है ना, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स में आपको प्रूफ करने को दिया जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूफ करिए। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि दो ट्रायंगल्स के बीच में कि उनकी डायमेंशंस एक जैसी हों, उनके एंगल्स एक जैसे हों, तभी आप कहते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। तो कॉन्ग्रुएंट कर्व्स का मतलब दो ऐसे कर्व जो बिल्कुल एक जैसे हों, सिर्फ उनकी लोकेशन अलग है। ए वाली कर्व ऊपर है, बी वाली कर्व नीचे है, लेकिन ये कर्व दोनों एक दूसरे की ट्रू कॉपी है, फोटोकॉपी टाइप की है। तो अगर सारे के सारे पॉइंट्स कर्व पाथ फॉलो करें, लेकिन जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कर्व एक दूसरे के आइडेंटिकल है, सिमिलर है, तो इसको कहा जाएगा ये कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन है। यानी एक कॉमन चीज आप ये कह सकते हो ट्रांसलेटरी मोशन को समझने के लिए, एक कॉमन चीज ये कह सकते हैं कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल विल बी सिमिलर trajectory of two particles, three particles, four particles, or any number of particles. They all are similar. Yes, it is possible that trajectory can be a straight line and trajectory can be curve. In case of straight line, it is a rectilinear. In case of curve, it is curvilinear. डिफरेंस समझ में आया आपको ये चीज? बोले यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम आइडेंटिकल मोशन होगा। मतलब आप पॉइंट ए के मोशन की बात करें, पॉइंट बी के मोशन की बात करें, पॉइंट सी के मोशन की बात करें, वो सब एक ही जैसे हैं। ये हो गया आपका ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन। इसके कुछ एग्जांपल मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके देना चाहता हूं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझो कि रिजिड बॉडी क्या होती है और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। कुछ एग्जांपल मैंने बड़े अजीबोगरीब एग्जांपल मैंने चूज किए हैं। देखो, सबसे पहले ये ड्रॉर वाला एग्जांपल लो आप, ड्रॉर को ओपन करने वाला, क्योंकि ये आए दिन हम लोग घरों में करते हैं। तो जब आप किसी ड्रॉर को पुल करते हो तो ये ट्रांसलेट करता है या रोटेट करता है? जो ड्रॉवर है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करेगा या रोटेट करेगा? ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करेगा। ये बगल में आपका कोई गिफ्ट पैक है, उस गिफ्ट पैक में मान लो आपको कुछ ब्रेसलेट वगैरह मिला था, तो जब आप इसको ओपन करने के लिए ड्रैग करते हो, बाहर पुल करते हो इसको, तो ये किस टाइप का मोशन हुआ? ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी। ठीक, और ये रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन है या कर्वीलिनियर है? जब ड्रॉअर को खोलते हो या रेक्टिलिनियर। कैसे पता चल रहा है आपको रेक्टिलिनियर है? कि सर जितने भी स्ट्रेट लाइन में मूव ओपन करेंगे। होने का स्ट्रेट लाइन है सर। सीधे सीधा लाइन पे चलेंगे ना, स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे सब, तो ये दोनों रेक्टिलिनियर है। स्विंग का एग्जांपल मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिया है जो आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करो। स्विंग का एग्जांपल क्या ट्रांसलेशन में जाएगा? यस सर। कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर। हाँ, तो स्विंग कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन में चला गया, क्योंकि यहाँ पर पाथ कर्व हो जाता है, सर्किल बन जाता है वो। तो ये कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन है, बगल वाले आपके ट्रांसलेटरी रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन है, बट है दोनों ही ट्रांसलेशन। क्यों कह रहे हैं ट्रांसलेशन, जानते हो? ये बहुत छोटी बात नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो ड्रॉअर है उसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पर पॉइंट नंबर ए मार्क कर दिया, ड्रॉअर के ऊपर एक पॉइंट बी मार्क कर दिया, ड्रॉअर के ऊपर एक पॉइंट सी मार्क कर दिया, अंदर के साइड पर कोई डी पॉइंट मार्क कर दिया। जब आप इस ड्रॉअर को ओपन करोगे तो कौन सा पॉइंट ज्यादा डिस्प्लेस करेगा? बता सकते हो? क्या पॉइंट ए ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, या पॉइंट बी ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, या पॉइंट सी ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, या डी ज्यादा डिस्प्लेस करेगा? ये सब बराबर डिस्प्लेस करेंगे। यस सर, बराबर करेंगे। सर इक्वल डिस्प्लेस करेंगे। इक्वल करेंगे, इसी वजह से ट्रांसलेशन है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांसलेशन की। जितने भी पॉइंट्स बॉडी के ऊपर होने चाहिए, अगर वो एक जैसा ही डिस्प्लेसमेंट करते हैं, आइडेंटिकल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, आइडेंटिकल वेलोसिटी से चल रहे हो, आइडेंटिकल एक्सेलरेशन से चल रहे हो, तो हम कह देते हैं कि ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है। ठीक है, अब आते हैं रोटेशनल मोशन पे। तो ये कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, इसमें भी कुछ कोशिश मैंने यही की है कि रियल लाइफ वाली फिगर्स लूं। एक तो एग्जांपल फैन का यूज किया मैंने, एक एक पर्सन का वर्कआउट चल रहा है यहाँ पर, तो नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन क्लास चल रही है, मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हो आप। तो जब अपने आप हैंड्स को रोटेट करते हो, मतलब फोल्ड करते हो फिर स्ट्रेच करते हो, तो ये भी रोटेशन का ही एग्जांपल है, फैन रोटेशन का एग्जांपल है। लेफ्ट वाली फिगर को अभी आप इग्नोर कर दें, ग्रीन वाली फिगर को इग्नोर करें।
बट रोटेशन में क्या हो रहा है, देखिए इन रोटेशंस में जो फैन का एग्जांपल लेंगे या किसी भी रोटेशन का एग्जांपल चूज कर लो, इसमें सबसे पहले फैन का जो सेंटर पॉइंट है, फैन का सेंटर पॉइंट उसको ओ नाम दे दीजिए, ये फिक्स पॉइंट होता है। फैन का सेंटर फिक्स्ड पॉइंट होगा। और ये जो थोड़ा सा शेडेड फॉर्म में आप देख रहे हो, ये एक्चुअली फैन की ब्लेड्स है। ये आप भी ट्राई कर सकते हो, चलते हुए फैन की फोटोग्राफ खींचो कभी, मतलब फैन को स्विच ऑन करिए और उस कैमरे से फोटो खींचो उसकी, तो ऐसी ही कुछ पिक्चर्स आएंगी। उसमें क्या हो रहा है कि उस ब्लेड पर, उस ब्लेड के बिल्कुल आउटर एज पर कोई पॉइंट ए है, ब्लेड के बीच में कहीं पर कोई पॉइंट बी है। अब जब वो ब्लेड रोटेट करेगी तो नेचुरल सी बात देखो आप कि पॉइंट ए ने जो डिस्टेंस कवर किया, पॉइंट ए का डिस्टेंस और पॉइंट बी ने जो डिस्टेंस कवर किया, क्या ये कॉन्ग्रुएंट कर्व हैं या सिमिलर कर्व है? सिमिलर। तो सिमिलर। आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस तो पता है ना? यस सर। यस सर। सिमिलरिटी में साइज का फर्क हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में साइज सेम होना चाहिए। तो नेचुरल सी बात है, अगर आप देखोगे इस फिगर को, इतना एनालाइज करो, तो ए और बी दोनों के कर्व सिमिलर तो हैं। जिस तरीके का कर्व ए का है वैसा ही कर्व बी का है, लेकिन बी वाला कर्व छोटा है। तो क्योंकि इनके कर्व कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये ट्रांसलेशन के मोशन में तो जा नहीं सकता। ट्रांसलेटरी के लिए कर्व यानी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हम इसको कह देते हैं कि ये बॉडी रोटेट कर रही है। मतलब ये रोटेशन का दूसरा एग्जाम्पल हुआ कि पॉइंट ए ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और पॉइंट बी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। इनफैक्ट जितना आप ब्लेड, जितना फैन के सेंटर पॉइंट की तरफ आते चले जाओगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंट उतना ही कम होता चला जाएगा। लेकिन ये कर्व है क्या? मतलब ये पैराबोलिक कर्व है, सर्कुलर कर्व है, एलिप्स वाले कर्व हैं, हाइपरबोलिक कर्व है? किस टाइप के कर्व बनेंगे ब्लेड की रोटेशन पे अगर फैन रोटेट कर रहा है तो? आर्क बनेगा सर। मतलब सर्किल है ना? सर्कुलर आर्क बनेगा। ओके, इसका मतलब क्या ये कह दे कि पाथ ऑफ ए एक सर्किल पाथ है? यस सर। यस सर। क्या बी का भी पाथ सर्किल है? यस सर। चलिए, और पॉइंट सी का पाथ? वो भी सर्कल है। यस सर, सर्कल। ओके, तो इसका मतलब रोटेशन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का पाथ सर्कुलर है, एक कॉमन पॉइंट आया। लेकिन वो सर्कुलर पाथ सेम रेडियस के नहीं है। वेरी नेचुरल सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट सी है ये कम रेडियस के सर्कुलर पाथ पर है, पॉइंट बी का रेडियस ज्यादा है, पॉइंट सी का रेडियस और ज्यादा है। मतलब हाँ राइट, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, दे आर इन द सेम प्लेन बट दे आर नॉट ऑफ सेम साइज। उनकी सर्कमफ्रेंस अलग होगी, एरिया अलग होगा सर्कल्स का, रेडियस अलग होगी, बट हैं वो सारे सर्कल्स। तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर बॉडी रोटेट कर रही है। तो यही लिखी गई है कि ऑल पार्टिकल्स इन अ रिजिड बॉडी मूव इन द सर्कुलर पाथ्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है यहाँ पर, किसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे? तो फैन का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि इससे कनेक्ट कर पाते हो। ये जो रॉड होती है फैन की, जिस रॉड से फैन को हैंग करते हो आप, यही रॉड इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट घूम रहे सब। जिस सीलिंग से जो रॉड अटैच करते हैं इसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम दे सकते हो। और इस एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, मतलब एक पॉइंट ऐसा भी तो है जो ऑन द एक्सिस है, क्या ये भी मोशन में है या ये स्टेशनरी पॉइंट होता है? ओ पॉइंट जिसको कह रहे हैं, जो बिल्कुल इसी एक्सिस के ऊपर है। ये स्टेशनरी। सो ये स्टेशनरी होगा। ये मतलब जो पॉइंट ऑन एक्सिस है वो स्टेशनरी है, बट जो पॉइंट ऑफ द एक्सिस है, मतलब एक्सिस से जिनका कोई डिस्टेंस है, वो सब के सब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे होंगे। ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। पक्का ना? Yes. क्लियर है? क्योंकि ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे रोटेशनल मैकेनिक्स को समझने के लिए, कि जितने भी पॉइंट्स उस रोटेटिंग बॉडी पर होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स साइमल्टेनियसली सर्कुलर मोशंस कर रहे होते हैं, बट उनके सर्कुलर मोशंस की रेडियस अलग होगी, लेकिन उनका सेंटर कॉमन होगा। कंसेंट्रिक है, सेंटर कॉमन होगा, और सेंटर जो होगा वो फिक्स एक्सिस के ऊपर होगा, फिक्स एक्सिस के ऊपर। और एक और बात है, अब मैं दूसरे वाले फिगर को लेता हूं, सेकंड वाली फिगर को।
तो मैं यहाँ पर ना कुछ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ी विजिबिलिटी के लिए। मैं इसको थोड़ा डार्क लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट फॉर विजिबिलिटी पर्पस। और मैं यहाँ पर एक ए पॉइंट दिखाता हूँ, फिर यहाँ पर बी पॉइंट दिखाया, फिर यहाँ पर सी पॉइंट दिखाया। कुछ टाइम के बाद जब ये ब्लेड रोटेट कर गई तो ए बी सी की लोकेशंस बदल गई, ए बी सी कुछ आगे बढ़ गए। तो पॉइंट ए ने अपना एक आर्क कंप्लीट किया, पॉइंट बी ने अपना एक आर्क कंप्लीट किया, पॉइंट सी ने अपना एक आर्क कंप्लीट किया। इनमें से कौन सा आर्क ऐसा है जो सेंटर ओ पर ज्यादा एंगल बना रहा है? या आपको लग रहा है कि जो आर्क ए वाले का है, जो आर्क बी वाले की है और जो आर्क सी वाले की है, क्या ये तीनों अपने सेंटर पर सेम एंगल बना रहे हैं या फिर अलग अलग एंगल बना रहे हैं? फिर सेम एंगल। सेम एंगल है। सेम एंगल है। तो यही चीज यहाँ लास्ट में लिखी हुई है कि ये जितने भी पॉइंट्स होंगे दे विल रोटेट बाय द सेम एंगल इन द सेम टाइम। बहुत अच्छे से बिठा लो, बहुत बेसिक बात है, लेकिन अगर ये बेसिक बात समझ में आ गई तो चैप्टर बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। कि रोटेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी रोटेशन की कैरेक्टरिस्टिक फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स इसी पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, इसी वजह से वो प्रॉब्लम में आने लगते हैं, क्वेश्चंस नहीं होने लगते, क्वेश्चन नहीं होते फिर उनसे। दो तीन बातें अब आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, रोटेशन में एक फिक्स्ड एक्सिस होगी, उस एक्सिस पर जो पॉइंट है वो स्टेशनरी पॉइंट है। एक्सिस से दूर कोई पॉइंट है तो वो एक सर्कुलर पाथ पर है। क्योंकि कई सारे पार्टिकल्स हैं तो कुछ पार्टिकल एक्सिस से कम डिस्टेंस पे होंगे, कुछ पार्टिकल एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, कि वो आप एक्सिस के नियर हो कि एक्सिस के दूर हो, सबकी ट्रेजेक्टरी सर्किल होगी। इक्वल टाइम में वो सारे इक्वल एंगल कवर करेंगे, लेकिन आर्क लेंथ अलग अलग होती है, बिकॉज आर्क लेंथ रेडियस पर भी डिपेंड करता है और रेडियस इन सबकी अलग अलग है। क्लियर हुआ है चीज? पॉइंट्स जो बोले मैंने वो समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब कुछ और एग्जांपल रोटेशन के आपको समझने के लिए दिखा देते हैं। लेफ्ट साइड आप समझ सकते हो सीसॉ झूला है, वो भी एक रोटेशन का एग्जांपल है। इसमें एक्सिस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक्सिस कहाँ पर है? तो जो इसका सेंटर पॉइंट देख रहे हो, जो सेंटर पॉइंट जहाँ स्टैंड है इसका, इसी स्टैंड से एक लाइन, पाइवट के थ्रू जाएगी एक्सिस। हाँ इस पे, हाँ बिल्कुल, फिक्स्ड पॉइंट। हाँ ये एक्सिस होगी इस पाइवट के थ्रू, और ये सब रोटेट करेंगे। एक पोर्शन इसका नीचे की तरफ रोटेट करेगा तो दूसरा पोर्शन ऊपर की तरफ रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। कार की स्टीयरिंग बेस्ट एग्जांपल है रोटेशन का। इसकी एक्सिस जहां पर ये BMW लिखा है इसी के यहीं से जाएगी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से यहाँ से जाएगी। इसको भी रोटेशन का एग्जांपल ले सकते हो। जायंट व्हील एग्जांपल है रोटेशनल का, ये समझने पड़ेंगे। मैरी गो राउंड एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का। डोर को ओपन करते हो आप, ओपनिंग ऑफ डोर, तो डोर भी रोटेट करती है, क्योंकि जब डोर खुलता है तो डोर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है और डोर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये सब जहां पर ये क्लोज थे उससे सर्कुलर पाथ बना करके आगे आते हैं। और डोर वाले केस में एक्सिस कहां पर लगी हुई है? डोर वाले केसेस हिंजेस पे। हाँ, ये जहां पर ये डोर की हिंज है, ये जो हिंज वाली लाइन है इसको आप कह सकते हो कि ये इसकी एक्सिस है। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए, ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर रहे। तो ये सब कुछ एग्जांपल मैंने रोटेशनल मोशन के दिए आपको। नेक्स्ट, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे आप। एक कैरेक्टरिस्टिक जो मैं बार बार रिपीट करूंगा और बार बार उसकी मेरे को जरूरत भी है, कि रोटेशनल मोशन के अंदर जो बॉडी होगी उसमें मिलियन पार्टिकल्स होंगे। उन मिलियन पार्टिकल्स में से आप किसी भी पार्टिकल को चूज कर लो, वो सर्कुलर पाथ पे ही दिखेगा आपको। बट आपने किस पार्टिकल को चूज किया है उसके हिसाब से सर्किल का रेडियस डिसाइड हो जाएगा। और यही फैक्ट आगे यूज करने जा रहा हूं यहाँ पर। इसमें आपको ना एक सीडी का एग्जांपल लिया गया, बिकॉज सीडी भी रोटेट करने का ही एग्जांपल होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें तो वो भी रोटेट करती है, अंदर स्पिन कर रही होती है। तो इस कॉम्पैक्ट डिस्क का सेंटर पॉइंट ओ डिनोट किया गया है, और हमने एक रैंडम सा पॉइंट पी चूज किया है जो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। अब अगर कोई पूछे कि पॉइंट पी की ट्रेजेक्टरी क्या होगी जब ये सीडी रोटेट करेगी किसी वेलोसिटी से, ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है ये रोटेट करेगा, तो पॉइंट पी की ट्रेजेक्टरी क्या बनेगी? यहाँ पर कुछ चीजें, एक मिनट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। सर्किल बनेगा, हाँ एक मिनट को, यहाँ पर कुछ सिंबल्स मिसिंग है, वो सिंबल्स पहले कंप्लीट कर दें। थीटा मिस हो गया यहाँ पर।
और फॉन्ट का प्रॉब्लम है कुछ, कोई नहीं। देखो बार बार कह रहे हैं, पहली चीज देखो, हम लोग एनालाइज क्या करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ ओनली वन ऑफ द मिलियन ऑफ पार्टिकल्स मेकिंग अप द डिस्क। कई सारे पार्टिकल्स में से आप उनमें से किसी एक पार्टिकल पर अपनी नजर डालते हो, आपकी नजर उसमें से किसी एक पार्टिकल पर है, ओनली वन, वो हमने पी चूज कर लिया, कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो पार्टिकल पी है वो फिक्स्ड डिस्टेंस आर पे है ओरिजिन से, और रोटेट कर रहा है इन अ सर्कल जिसका रेडियस आर है। और आगे यहाँ पर फिर वो बात बार बार कही जा रही है कि इनफैक्ट पॉइंट पी ही नहीं, एवरी पार्टिकल ऑन द डिस्क अंडरगो सर्कुलर मोशन। तो इस सर्कुलर मोशन में मैथ के अंदर ना, मैथ में दो तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं एक्चुअल में। एक होता है हमारा कार्टेशियन सिस्टम जिसके अंदर आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बताते हैं, और एक और सिस्टम होता है मैथ में कोऑर्डिनेट्स को बताने का, कार्टेशियन सिस्टम के अलावा, और उसको कहा जाता है पोलर पोलर कोऑर्डिनेट्स। इनके बारे में कोई आइडिया है तुम्हें, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में? यस No, वो sir. ट्रिग्नोमेट्री से होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स कभी नहीं सुने आप लोगों ने? पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मतलब तो पोलर फॉर्म ऑफ अ लाइन पढ़ा था मैथ्स में क्या Yes, होता है sir. उसमें? सर, आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे कुछ होता है। थोड़ा सा इसको देखना बच्चे, मैथ वाला पोर्शन मैं कह रहा हूँ ना, आप मैथ वाले पोर्शन पे थोड़ा अपना स्ट्रांगनेस लाओ। एनीवे बता, पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि जब आप किसी पार्टिकल की लोकेशन को डिस्टेंस और एंगल के कॉम्बिनेशन से दिखाते हो, किसी भी पार्टिकल की लोकेशन अगर आप डिस्टेंस और एंगल के कॉम्बिनेशन से दिखाओगे तो वो चीज कही जाती है पोलर कोऑर्डिनेट्स। आर और थीटा, इसमें दो चीजें यूज की जाती है, मतलब कि वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है और प्लस कितने एंगल पर है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ। खैर ये कोई इतने मतलब की चीज नहीं है। देखो आप, मतलब की चीज क्या है, देखो कि पहली वाली फिगर हमने मान ली किसी टाइम t इक्वल टू 0 की है, और दूसरी वाली फिगर हमने कुछ टाइम बाद की मान ली, मतलब t सेकंड्स बाद की फिगर है, सेकंड वाली। पहले वाले फिगर में, फर्स्ट वाली फिगर में जो पॉइंट P है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, उसको फिलहाल मैं एक्स एक्सिस से डिनोट कर लेता हूं। जब ये कॉम्पैक्ट डिस्क थोड़ा सा स्पिन कर चुका है, रोटेट कर गया अपने एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट, तो वो पॉइंट P पहले वाली लोकेशन से थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर गया है, और उसकी ट्रेजेक्टरी एक डॉटेड लाइन से दिखाई जा रही है जो कि एक सर्कुलर है। स्मॉल एस उसके आर्क लेंथ को डिनोट कर रहा है, थीटा वो एंगल है जिससे वो पॉइंट P स्पिन किया है, जितने एंगल से वो स्पिन किया है उसको थीटा डिनोट कर रहे हैं, और उसका डिस्टेंस r। मैथ में रेडियस ऑफ सर्किल, लेंथ ऑफ आर्क और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर थीटा, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन चलता है, मतलब रेडियस, आर्क लेंथ और थीटा के बीच में, और वो रिलेशन है एस इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा, जो रिलेशन। ठीक है, Yes, क्लियर है sir. ये Yes, रिलेशन? sir. ठीक है, और इसका ध्यान रखना, ये जो आर्क लेंथ होगा ये इसकी यूनिट मीटर्स में चलती है, रेडियस भी ऑब्वियसली आपका मीटर में आता है स्टैंडर्ड यूनिट, और थीटा की हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जो यूज करेंगे वो रेडियंस का यूज करेंगे, ना कि डिग्रीज का। और जिनको आइडिया नहीं है वो, उनको बता दिया जाता है कि 180 डिग्री को कन्वर्ट करते हो तो वो इक्वल्स टू पाई ऑफ रेडियन होता है। तो इस हिसाब से जब भी अपना थीटा पुट करोगे वो हमेशा रेडियंस में बताएंगे, आप कभी भी डिग्रीज में आंसर नहीं देंगे। मतलब अगर 60 डिग्री टर्न हुआ है तो दैट मींस कि पाई अपॉन 3 रेडियन टर्न हुआ वो। Yes, sir. ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, Yes. क्वेश्चंस करते वक्त बड़ा ध्यान रखना है, थीटा को डिग्री में नहीं रखना है, थीटा को रेडियंस में रखना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट देखिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट P चूज किया है। अब आपके सामने एक फिगर बना रहा हूं मैं, आप लोग के सामने ही एक फिगर बनाएंगे इसी के ऊपर। हम यहीं पर एक और लाइन चूज कर लें, एक और लाइन, और उसके ऊपर कोई पॉइंट Q ले देते, कोई पॉइंट Q कुछ और डिस्टेंस पे, r डैश डिस्टेंस पे। तो जब ये डिस्क रोटेट कर जाती तो वो जो पॉइंट Q होता वो भी अपनी प्रीवियस लोकेशन से चेंज करता है, जो उसकी प्रीवियस लोकेशन है उससे वो भी चेंज कर चुका होता। अब आप बताएंगे कि जो पॉइंट Q है
उसकी जो प्रीवियस लोकेशन थी, जिस लाइन पर वो पहले था, उस लाइन पे तो होगा नहीं अब। उस लाइन से वो भी कुछ एंगल आगे बढ़ चुका होगा। कितना आगे बढ़ा होगा? अगर पॉइंट P अपनी प्रीवियस लाइन से थीटा एंगल आगे बढ़ा है, तो पॉइंट Q अपने प्रीवियस लाइन से कितने एंगल से आगे आया होगा? थीटा। थीटा। ये पीछे यही समझाया गया था। मैं बार-बार इसीलिए यहाँ पर बोल रहा था कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो सब डिफरेंट आर्क पे चलेंगे। उनकी आर्क अलग-अलग होंगी, लेकिन वो सारे आर्क सेंटर पर सेम एंगल बनाएंगे थीटा। तो अगर एक पॉइंट ने थीटा एंगल से आगे मूव किया है, तो दूसरा पॉइंट भी थीटा एंगल पे ही मूव करेगा, चाहे वो एक्सिस से दूर ही क्यों ना हो। तो पॉइंट P और पॉइंट Q दो अलग पॉइंट हैं। हो सकता है कि पॉइंट P डिस्क के सेंटर के ज्यादा क्लोज है, पॉइंट Q डिस्क के सेंटर के ज्यादा दूर है। इसके बावजूद भी सर लेकिन वो दोनों हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये मैं कहता हूँ ना कि ये जो हमें ऑब्वियस सा पॉइंट लगता है कि यार ये तो ऑब्वियस पॉइंट है, यही पॉइंट इसकी स्ट्रेंथ है। रोटेशनल मैकेनिक्स की यही स्ट्रेंथ है। सुनने में लगता है कि यार इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब दोनों एक ही डिस्क पर हैं तो वो सेम एंगल से चलेंगे। और यही ऑब्वियस और इंट्यूटिव पॉइंट जो है हमारे लिए वर्क करेगा क्वेश्चंस में। बिल्कुल सही बात है कि पॉइंट P भी थीटा एंगल से आगे बढ़ेगा, पॉइंट Q भी थीटा एंगल से आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो थीटा है, क्या वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए स्पेसिफिक वैल्यू है, या जितने भी पॉइंट्स ऑब्जेक्ट हैं उन सब के लिए सेम एंगल आएगा थीटा का? सेम वैल्यू है, सारे पॉइंट्स के लिए सेम ही रहेगा, सेम आएगा। इसी बात को यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बिकॉज द डिस्क in the figure is a rigid object, the particle moves along the circle from the reference line, और every other particle मतलब point P के अलावा every other particle on the object rotates through the same angle theta। और इस वजह से हम लोग एक लाइन बोलेंगे, क्वेश्चंस में आपको ऐसा बोला जाता है कि जो थीटा एंगल है वो किसी पॉइंट का ना बोल करके हम ये कहते हैं कि वो रिजिड बॉडी का है। मतलब क्वेश्चंस में ये कहा जाता है कि एक बॉडी 30 डिग्री एंगल से रोटेट हुई, तो इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि अगर बॉडी 30 डिग्री एंगल से रोटेट हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पर प्रेजेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब 30 डिग्री एंगल से आगे रोटेट कर चुके हैं। ये इस लाइन का मतलब होता है। भाई जब सारे पॉइंट्स के लिए थीटा की वैल्यू सेम है, तो मुझे ये बोलना अजीब लगता है कि थीटा की वैल्यू पॉइंट P के लिए इतना, पॉइंट Q के लिए इतना, सबके लिए तो एक ही है। तो हम थीटा फॉर द पॉइंट बोलने की बजाय कन्वेंशनली ये बोलते हैं कि थीटा इज फॉर द बॉडी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका नाम देंगे, थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से यूज करते हैं। तो क्वेश्चंस में हमेशा ये लिखा जाएगा, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। आपके दिमाग में क्या चलेगा कि कोई भी पॉइंट उस ऑब्जेक्ट पर कितने एंगल से टर्न हुआ है, यही पूछा जा रहा है मुझे। ठीक है, तो लेफ्ट फिगर यही है कि अगर कोई पॉइंट का इनिशियल एंगल थीटा आई है और बाद वाला एंगल थीटा एफ है, तो टाइम t1 से टाइम tf तक, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम के बीच में जितना वो आगे बढ़ा, वो है थीटा एफ माइनस थीटा आई। मतलब दो टाइम के बीच में पार्टिकल की आर्क लेंथ अपने सेंटर O पे जितना एंगल बनाएगी, उसको आप कह दोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा कह सकते हैं इसको। यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं इसमें, आप आराम से देख लो। यहाँ तक का कोई डाउट नहीं? ठीक है। हाँ यस सर। सेकंड डेफिनेशन है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी का पहले तो आपको एक मेंटल पिक्चर बननी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी की मेंटल पिक्चर क्या होती है, मतलब इसको सुन करके माइंड में किस टाइप का थॉट आना चाहिए। देखो, तो ये स्पिन करने के रेट को बताता है। कहीं पर स्पिन बहुत फास्ट होते हैं और कहीं पर स्पिन काफी स्लो होते हैं। कुछ बॉडी धीमे धीमे घूमती हैं, कुछ तेज घूमती हैं। मिक्सर ग्राइंडर फास्ट रोटेट करता है, टायर्स फास्ट रोटेट करते हैं, फैन फास्ट रोटेट करता है। क्या उतनी ही स्पीड पर आप अपनी हाथों की एक्सरसाइज भी कर सकते हो? जिस स्पीड पर मिक्सर ग्राइंडर घूमता है, उसी स्पीड पर अपने हाथों को घुमा सकते हैं हम लोग।
नहीं घुमा पाओगे। इसका मतलब कुछ चीजें इस हमारी सराउंडिंग में कुछ चीजें बहुत फास्ट रोटेट कर रही हैं और कुछ चीजें बहुत धीमे धीमे रोटेट हो रही हैं। तो इस रोटेट करने की स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, जो हमको ये बताता है कि स्पिनिंग फास्ट है या फिर स्पिनिंग स्लो है। रेट ऑफ स्पिन बताने के लिए आप टर्म यूज करते हो एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर कम टाइम के अंदर हम ज्यादा एंगल कवर कर रहे हैं, कम टाइम में ज्यादा एंगल कवर कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, और ज्यादा अगर कम टाइम में कम एंगल कवर कर रहे हो तो मतलब हमारी एंगुलर स्पीड कम है। मतलब कि जो हमने डेल्टा थीटा है, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इस रेशियो को डिफाइन करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इसका सिंबल होगा, एवरेज है ये। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और जैसे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है, एक होती है एवरेज और एक होती है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन हम वैसे ही देंगे जैसे काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने दी थी, तो वो हमें इसलिए डिफाइन हो जाता है। यहाँ पर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा थीटा है, इंस्टेंटेनियस के टाइम पर बेसिकली डेल्टा रिप्लेस करके हम यहाँ पर यूज करते हैं डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, जिसको आप प्रोनाउंस ये कर सकते हो, बोल ऐसे सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर बहुत ही छोटे टाइम में कितना एंगल चेंज हो रहा है? हाँ, मतलब एक बहुत नेग्लेजिबल टाइम में डेल्टा टी जीरो कर दें तो जो स्पीड आएगी वो उस पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड होगी एक स्पेसिफिक टाइम पर इंस्टेंटेनियस में। और एवरेज का मतलब एक इंटरवल होगा, उस इंटरवल के अंदर हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और राइट साइड पर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए राइट हैंड रूल का यूज किया जाता है, RHR बोलते हैं इसको हम लोग, राइट हैंड रूल, जिसमें आप अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको, मुट्ठी जिसको बोलते हो, राइट हैंड की चारों फिंगर्स, उनको आप क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बॉडी रोटेट कर रही है। फिगर पे ध्यान देना, दो अलग अलग रोटेशन की डायरेक्शन दिखाई गई है। तो जो बॉडी के स्पिन करने का तरीका है, जिस तरीके से बॉडी स्पिन कर रही है, आप अपनी फिंगर्स को भी वैसे ही स्पिन करके बंद करें। अपनी राइट हैंड फिंगर्स को बॉडी के स्पिन करने की डायरेक्शन से बिल्कुल मैच करता हुआ और बंद करो। तो जिस तरफ तुम्हारा थंब पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है, थंब वाली डायरेक्शन जो होगी। बॉडी अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से स्पिन कर सकती है, तो आप अपनी फिंगर्स को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से स्पिन करा के बंद कर सकते हो। अपनी राइट हैंड फिंगर से जब आप बॉडी को बंद करेंगे तो जहां पर भी आपका थंब जाएगा, जिस डायरेक्शन में थंब होगा, वही डायरेक्शन हमारे लिए ओमेगा की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ, राइट हैंड रूल का पॉइंट? यस सर। ठीक है। तो मुझे एक बात आप बताओ, जो आपके दीवार पे जो वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक, उस पे जो सुई होती है, निडल होती है, जो आप मिनट वाली या फिर आर वाली, उनका ओमेगा आप क्या बताओगे किस तरफ है? घड़ी का, जो दीवार पे घड़ी लगती है उसमें जो सुई घूमती है, सर एक्सिस के इनवर्ट्स। तो आप वो वॉल के, मतलब जैसे आप अगर मान लो आप घड़ी को देख रहे हो, तो क्या ओमेगा आपकी आंखों की तरफ है या फिर वो दीवार के अंदर की तरफ है? सर दीवार के अंदर की तरफ। हो जाएगा। वॉल के अंदर होगा ना, क्योंकि जो निडल होती है वो क्लॉकवाइज घूमती है। तो आप अपने राइट हैंड फिंगर्स की क्लॉकवाइज बंद करके देखो जरा, थंब जो है वो आपकी तरफ आ रहा है या दीवार की तरफ जा रहा है? सिंपल सा, तो दीवार की तरफ। वो टुवर्ड्स वॉल जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हैं कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है। बट यहाँ पर एक लोचा भी है, वो लोचा ये है कि ये जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसको हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, मतलब देखो, इसको हम तो यहाँ वो पर स्पीड नहीं हो जाएगी एवरेज एंगल? नहीं, देखो ये डिराइव नहीं करते एक्चुअली, इसकी डेरिवेशन थोड़ा सा मतलब काफी डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा है कि वी डू नॉट वेरीफाई, मतलब हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं इसको, बट आपकी नॉलेज में जस्ट डाल दे रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है इस चीज की। हमारे सिलेबस में इनके वेक्टर होने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है या फिर आगे भी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, ये तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो एवरेज हैं वो नहीं है। उसका रीजन ये होता है कि ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करते।
इनका एडिशन रूल वेक्टर का, जैसे दो वेक्टर को ऐड करने के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, वो रूल एंगुलर वेलोसिटी में नहीं आ पाता है, इसलिए इनको वेक्टर फैमिली से बाहर रखा गया है। ये आपके किसी बहुत ज्यादा मतलब का चीज नहीं होगा, मैं बस वैसे ही नॉलेज में डाल दे रहा हूँ कि कभी अगर कोई मान लो आपसे जबरदस्ती पूछ ही ले, ठीक है ना, तो आप उसको एटलीस्ट बता दो कि हाँ कैसे हुआ ये मुझे नहीं आइडिया है और नीड भी नहीं है। ठीक है, एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक बार फिर वो पॉइंट हाईलाइट किया जा रहा है, बार बार उस पॉइंट को आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ कि एवरी पार्टिकल on the object rotates through the same angle in the given time and has the same angular velocity and angular acceleration. इसका ध्यान रखेंगे। बार बार इसको बोल रहा हूँ मैं आपसे, इस चीज को कई बार इस पॉइंट को लिख रहे हैं क्योंकि यही पॉइंट अभी आगे भूलने वाले हो आप। और एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर डिफाइन नहीं किया अभी हमने, एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताते हैं आपको क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू तो वो वैसे ही डिफाइन है, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो आप कह सकते हो कि ये रेट यानी कि डिफरेंशिएशन होगा किस चीज का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, इसको कह देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन एंड नॉर्मली इसको सिंबल अल्फा से डिनोट करेंगे, रेट ऑफ चेंज सर ऑफ ये ओमेगा एवरेज है ना? नहीं ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस है, जो अच्छा सर। डिफरेंशिएशन में ओमेगा है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और ये जो अल्फा आएगा ये भी इंस्टेंटेनियस आएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी कराएंगे। अगर तुमको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कहीं निकालना हो, एवरेज अल्फा, तो इसका तरीका होता है ओमेगा की फाइनल वैल्यू माइनस ओमेगा की इनिशियल वैल्यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इससे निकालते हैं ओमेगा का मतलब अल्फा। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लेक्चर भी चल रहा है आज का लेक्चर, वैसे भी काइनेमेटिक्स मतलब मैथ हो जाता है, तो डेफिनेशंस का ही गेम होता है, डेफिनेशंस एक बार याद कर लें और अभी क्वेश्चंस भी करा के दिखाते हैं आपको। ये बीच वाला पैराग्राफ क्या है, फिर से एक बार देखो, ये वही बात है जो अभी पहले भी लिखी थी मैंने। यहाँ पर जो एक पॉइंट लिखा था ना कि वी कैन एसोसिएट थीटा विद द एंटायर बॉडी एज वेल एज विद एन इंडिविजुअल पार्टिकल, वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है कि ये जो एंगुलर क्वांटिटीज है, एंगुलर क्वांटिटीज का मतलब होता है थीटा, ओमेगा और अल्फा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं बॉडी की एज वेल एज इंडिविजुअल पार्टिकल की। इस लाइन का मतलब फिर समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड है बॉडी की, तो मतलब ये हुआ कि उस बॉडी के किसी भी पॉइंट को आप चूज करोगे उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड है। क्वेश्चन कहता है कि बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब किसी भी पॉइंट की उस बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगी। किसी भी पॉइंट की मतलब स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, आप कोई भी पॉइंट चूज कर लें, एक्सेप्ट वो पॉइंट जो एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि वो मोशन में नहीं है। क्लियर हो गया ये बात, ये लाइन समझ में आ गई? Yes, sir. यस मतलब ओमेगा फॉर द बॉडी एंड ओमेगा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द बॉडी सेम वैल्यू, अल्फा ऑफ द बॉडी, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं ताकि इन फ्यूचर कभी रिवाइज करना चाहो तो ध्यान रखना, मतलब ओमेगा ऑफ द बॉडी इज सेम एज ओमेगा ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी, एनी पॉइंट, एक्सिस को छोड़ करके, वो तो ऑब्वियस सी बात है। सेम कंसेप्ट फॉर अल्फा, अल्फा ऑफ द बॉडी मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, और एनी पॉइंट मतलब कि वो चाहे एक्सिस के क्लोज है चाहे वो एक्सिस के दूर है, उससे फर्क नहीं पड़ता हमको। ये इसका मतलब होता है। कभी भी क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा माइंड में रखना इन चीजों को। और ये लाइन बार बार रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि कोई भी पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो सर्कुलर मोशन आएगी। अब कुछ हमारे एनालॉग बनने जा रहे हैं। कुछ एनालॉग का मतलब ये है, देखो, रोटेशनल काइनेमेटिक्स जिसको कह सकते हो, जो बेसिकली आपके पहला काइनेमेटिक्स जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया था उसी के सिमिलर है। इसमें 3 इक्वेशंस हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 इक्वेशंस जानते हो किनके सिमिलर है। फर्स्ट इक्वेशन लीनियर मोशन की फर्स्ट इक्वेशन जो होती थी v इक्वल टू यू प्लस at, उसके सिमिलर है फर्स्ट इक्वेशन। और डेराइव कैसे हुआ, अगर डेरिवेशन चाहते हैं तो डेरिवेशन भी बता देते हैं।
डेरिवेशन इसकी ऐसे आई है। अभी हम लोगों ने अल्फा को डिफाइन किया था डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी, ये हमारी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन से ही डेरिवेशंस आएंगी। अब इसे डेफिनेशन का यूज करें तो डी ऑफ ओमेगा बराबर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डी टी। अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, बिकॉज अल्फा कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, फिर यहाँ पर डी टी आ जाएगा। फिर हम टाइम की लिमिट पुट करेंगे 0 से टी तक की, और ओमेगा की जो लिमिट पुट करेंगे वो इनिशियल ओमेगा से बाद वाले ओमेगा तक के लिए। और इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये पहला वाला इक्वेशन बनता है। इंटीग्रेट करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन आती है। सर जैसे हम लोगों ने काइनेमैटिक्स में प्रूफ किए थे इक्वेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, ये वैसे ही है। सेकंड इक्वेशन की ये बेसिकली उसके सिमिलर है, जैसे सेकंड इक्वेशन में आप काइनेमेटिक्स में जब पढ़ते थे तो बताया जाता था कि पोजीशन इक्वल्स टू x naught plus uxt plus half प्लस xt square ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उसकी जगह थीटा कर दिया गया है। इसका प्रूफ करने के लिए अगर मान लो प्रूफ रिक्वायर्ड है, कहीं पर क्वेश्चन में इसका प्रूफ मांगते हैं, मतलब क्वेश्चन में क्या मांगेंगे, आपके स्कूल वाले ही मांगते हैं। तो जो पहली वाली इक्वेशन निकाली है जिसमें ओमेगा की वैल्यू लिखी गई है ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टी। अब ओमेगा को बाय डेफिनेशन, ओमेगा को आप बाय डेफिनेशन क्या कह सकते हो, तो बाय डेफिनेशन इट इज डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। फिर डी टी को ट्रांसफर कर देते हैं तो डी थीटा बराबर ओमेगा आई इंटू डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहीं पर इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं टाइम 0 से t तक के लिए, और थीटा की वैल्यू इनिशियल वैल्यू से लेकर के और बाद वाली वैल्यू तक, थीटा फाइनल तक। तो इससे ये आपका सेकंड वाला प्रूफ आ जाता है सॉल्व करके। और थर्ड वाली इक्वेशन जो है वो हमारे किसके सिमिलर है वो बता दें। थर्ड इक्वेशन आपकी काइनेमेटिक्स के उस इक्वेशन के सिमिलर है जो था, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए, नहीं डिस्प्लेसमेंट होता था बच्चा वहां पर, और एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। हाँ, तो इसी के एनालॉग पर थर्ड इक्वेशन है। तो यह सिंबल्स का मतलब भी लिखा है कि ओमेगा वगैरह क्या है, सिंबल्स का मतलब, ठीक है। तो प्रूफ भी आपको बता दिया, प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो। बोलो ठीक है, तो आगे बढ़े फिर आज। यस सर। और यहाँ पर दिखा भी दे रहे हैं आपको, देखो यहाँ पर ये एक कंपैरिजन भी है, तो थोड़ा रिलेट कर सकते हो, बिकॉज क्या होता है इससे फॉर्मूला लर्न करना आसान हो जाता है। बट एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूलेज हैं ये सिर्फ तभी काम कर सकते हैं जब अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है। इसीलिए तीनों फॉर्मूले में इसको मेंशन किया जा रहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशंस काम नहीं करेंगी उन कंडीशंस में जहां पर अल्फा कांस्टेंट नहीं है। तो फॉर वेरिएबल अल्फा, अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू तुमको वेरिएबल दी जा रही है तो आपको न्यूमेरिकल करने के लिए जिन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी उनमें से एक इक्वेशन होगी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, यानी कि कैलकुलस का यूज करना होगा, कैलकुलस से ही प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। एक उसमें ये लगाएंगे ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, दूसरा अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। और एक और इक्वेशन आती है, देखो ये इक्वेशंस भी सिमिलर हैं यार। काइनेमेटिक्स में आपने कहा था कि v बराबर डी एक्स बाई डी टी, तो उसके सिमिलर इक्वेशन चल रही। काइनेमेटिक्स में a को कहा गया था dv बाई डी टी, उसके सिमिलर इक्वेशन आ गई। काइनेमेटिक्स में ही एक और इक्वेशन कही गई थी a इक्वल टू वी dv डिवाइडेड बाय dx, थर्ड इक्वेशन। उसी के सिमिलर हम एक और इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा और डिवाइडेड बाय डी थीटा। मतलब कुल मिलाकर के एनालॉग क्या बन रहा, तो x के एनालॉग पर थीटा आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u के एनालॉग पर ओमेगा इनिशियल आ रहा है, बाद वाली वेलोसिटी v के एनालॉग पर ओमेगा फाइनल आ रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन a के एनालॉग पर अल्फा आ रहा है। अल्फा। अभी समझ गए किस तरीके से इक्वेशंस याद की जा सकती हैं? यस है ना। चलिए तो एक और पॉइंट आते हैं थ्योरी पे। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो ये है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट, ये कैसे निकालेंगे।
और फिर देखो वो पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, इतनी बार रिपीट करेंगे कि आपको मतलब जबरदस्ती याद हो, ना भी चाहो तो भी याद हो जाए वो। फिर से same as the whole body. नहीं, ये जो पॉइंट बार बार लिख रहा हूँ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, बार बार आपके सामने ये पेज में इसलिए ला रहा हूँ, बार बार इस पॉइंट को बोल्ड करके लिखा हुआ है कि इसको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके। तो इस फिगर में अगर मुझे पॉइंट पी की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या लिखाएंगे? अब जरा सर्कुलर मोशन आपको याद होना चाहिए, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का लेक्चर याद करना। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी को क्या डिफाइन किया गया था? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में जब वेलोसिटी आपको बताई गई थी तो ये प्रूफ नहीं किया गया था कि वेलोसिटी सर्किल के टेंजेंट की तरफ आती है? Yes, sir. Yes, sir. तो यही पॉइंट है कि लीनियर वेलोसिटी, अभी तक आप एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हो लीनियर वेलोसिटी, मतलब कि एक स्पेसिफिक पॉइंट कितनी स्पीड पे चल रहा है, कितने मीटर पर सेकंड एक स्पेसिफिक पॉइंट चलेगा, उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब हाउ मेनी मीटर्स पर सेकंड आप कवर करेंगे, हाउ मेनी मीटर पर सेकंड। और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हमने आपको बता रखा है हाउ मेनी रेडियंस पर सेकंड। अब यहां पर ये पॉइंट क्यों हाईलाइट करने की जरूरत पड़ रही है? देखो, एक पॉइंट पी तो आपके फिगर में बना हुआ है और एक पॉइंट क्यू हम बनाते हैं इसके बाहर, एक पॉइंट क्यू इसके बाहर बनाओ। पॉइंट क्यू भी सर्किल पे चल रहा है, पॉइंट क्यू का भी मोशन सर्किल पे ही हो रहा है, पॉइंट पी का भी मोशन सर्किल पे हो रहा है। कुछ टाइम के बाद पॉइंट पी थोड़ा सा आगे आ चुका होगा और पॉइंट क्यू भी आगे आ चुका होगा, और इन दोनों का जो एंगल बनेगा ओरिजिन पर, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को जब आप ओरिजिन से मिलाओगे तो ये अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था, पीछे इसी को समझा था कि जितने एंगल से पॉइंट पी आगे बढ़ेगा उतने ही एंगल से पॉइंट क्यू भी आगे बढ़ेगा, दोनों के आर्क सेम एंगल बनाएगी। तो अगर पूछा जाए कि किसने ज्यादा रेडियंस कवर कर लिए, पॉइंट पी ने ज्यादा रेडियन कवर किए हैं कि पॉइंट क्यू ने ज्यादा रेडियन कवर किए हैं, या दोनों ने बराबर रेडियंस कवर किए हैं? So दोनों ने same बराबर। है ना, बिकॉज पॉइंट पी की आर्क और पॉइंट क्यू की आर्क का सेंटर पर सेम एंगल बन रहा है, तो दोनों के रेडियंस तो बराबर हैं, मतलब उनके मूव करने से जो आर्क बन रही है वो आर्क सेंटर पर सेम एंगल बना रही है। तो हम ये कहेंगे कि जिस एंगुलर स्पीड पर पॉइंट पी चल रहा है उसी एंगुलर स्पीड पर पॉइंट क्यू भी चल रहा है, दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है। और ये इसी पॉइंट की कंटेस्ट में हो रहा है, ओमेगा ऑफ द बॉडी एंड ओमेगा ऑफ एनी पॉइंट। जब आप यहाँ एनी पॉइंट कह रहे हो तो फिर वो पी पॉइंट भी हो सकता है, क्यू पॉइंट भी हो सकता है, सबका ओमेगा एक ही होगा। लेकिन फिगर देख करके आप बताओ कि किसके आर्क की लेंथ ज्यादा है, पॉइंट क्यू के आर्क की लेंथ ज्यादा है या पॉइंट पी के आर्क की? Q. यानी क्यू ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, उसने मीटर्स ज्यादा कवर किए। अगर आप मेजर करोगे तो इसके मीटर ज्यादा होगा, सरकमफ्रेंस ज्यादा है इसमें, तो इसका मतलब पॉइंट क्यू हम कहेंगे फास्ट है, लीनियर स्पीड फास्ट है उसकी। दोनों स्पिन तो एक ही रेट पे कर रहे हैं, स्पिन करने का रेट सेम है, लेकिन डिस्टेंस कवर करने का जब बात आ रही है तो पॉइंट क्यू की आर्क लेंथ बड़ी होने की वजह से पॉइंट क्यू की स्पीड जो कि मीटर पर सेकंड में आएगी वो ज्यादा होगी, पॉइंट पी की स्पीड जो मीटर पर सेकंड में आएगी वो कम होगी। लेकिन जो रेडियन पर सेकंड वाली स्पीड है वो पी और क्यू दोनों के लिए एक ही है। और काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में ही इनका रिलेशन भी स्टैब्लिश हुआ था कि लीनियर स्पीड इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द Omega. एंगुलर स्पीड, v इक्वल टू आर ओमेगा। एक बार फिर मैं बोलूंगा, यहां पर ओमेगा किसका, ये ओमेगा ऑफ पी लिखें या ओमेगा ऑफ क्यू लिखें या ओमेगा ऑफ बॉडी लिखें, क्या लिखें इसको? तो सब बराबर है। बॉडी कुछ भी कुछ लिख भी लिख सकते सकते हैं, हैं। सब एक ही है। लेकिन ये v किसका, यहां पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यहां पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ओमेगा को स्पेसिफाई नहीं करते कभी, क्यों नहीं करते? क्योंकि जरूरत नहीं है, पॉइंट पी के लिए भी वही है, क्यू के लिए भी वही है, बॉडी के लिए भी वही है, तो क्या मतलब है स्पेसिफाई करने का फिर? लेकिन वेलोसिटी में तुमको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो।
मान लें कि अगर पॉइंट Q जो है उसका रेडियस सपोज करो r डैश है, तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, तो हम r इंटू ओमेगा लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q, तो फिर हम उसके लिए r डैश इंटू ओमेगा करेंगे। दोनों में ओमेगा तो सेम यूज करोगे, लेकिन रेडियस अलग होने की वजह से उनकी रेडियस की वजह से लीनियर linear स्पीड रहता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या ये भी कहा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है, r ऑफ पॉइंट, क्योंकि ओमेगा तो अच्छा। सबके लिए, Yes. यानी कि जो पॉइंट एक्सिस से जितनी दूर होगा वो उतना फास्ट चलेगा, और जो पॉइंट एक्सिस के जितना नजदीक होगा वो उतना ही धीमे धीमे चल रहा होगा, लीनियर मोशन में, एंगुलर मोशन में नहीं। Yes, sir. ठीक है, Yes. चलिए, तो इसको वर्ड्स में भी लिखा है मैंने, यहाँ पर वर्ड्स में भी लिखा हुआ है कि मतलब मैं एक्चुअली इसमें टेक्स्ट इतना ज्यादा इसलिए लाया है इस बार कि सेल्फ रीड करते वक्त भी तुम्हें प्रॉब्लम ना हो कभी, अगर खुद से भी रिवाइज कर रहे हो तो लाइनें पढ़कर समझ में आ जाए कि क्या कहा गया था। तो यहाँ पर उसी चीज को वर्ड्स में लिख दिया गया है, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ अ पॉइंट इक्वल्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर स्पीड r इंटू ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा को वर्ड्स में लिखा जा रहा है। Therefore, every point on the object has the same angular speed. Not every point have same tangential speed because r is not same for all the point. मतलब वही बात है जो पीछे समझाई है उसको लिखा भी है। ठीक है जी, हेल्प Yes, sir. करेगा, समझ गए. हेल्प करेगा ये आगे नोट्स बनाने में भी, या तुम्हारे नोट्स Yes, बनाने sir. में भी, और इन फ्यूचर कभी भी पढ़ोगे तो अब भूलोगे नहीं आप इस चीज को कि क्या कहा गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सेलरेशंस की, ये तो हो गई वेलोसिटी। अब बात करेंगे कि पॉइंट P और पॉइंट Q के लीनियर एक्सेलरेशन क्या होंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे। तो लीनियर एक्सेलरेशन पॉइंट P की, लीनियर एक्सेलरेशन पॉइंट Q की, और वो हम इसी पॉइंट को माइंड में रख के चल रहे हैं कि कोई भी पॉइंट ले ले, कर तो वो सर्कुलर मोशन ही रहा है। और फिर हम अपना काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का लेक्चर याद करेंगे, जिसमें हमको ये बताया गया था कि कोई भी पॉइंट अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का होता है सेंट्रीपिटल, जो कि सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा होता है, और एक कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का सर्कल की टेंजेंट की तरफ, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो क्योंकि सारे के सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट की एक्सेलरेशन को निकालने के लिए मुझे सर्कुलर मोशन की वही थ्योरी यूज करनी पड़ेगी कि हर पॉइंट में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और हर एक पॉइंट में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये देखो आप एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, अब पॉइंट ऑन द बॉडी का एक्सेलरेशन कंसेप्ट। फिर से हमने पॉइंट पी को चूज किया है, दो एक्सेलरेशन दिखाई गई हैं, एक एटी और एक ए आर कह दें या एसी कह दें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में इनके प्रूफ कराए गए थे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज गिवन बाय वी स्क्वायर बाई आर। अब आपको नहीं पता, आप लोग को याद है नहीं याद है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी वहीं पर ड्राइव किया गया था, बोला गया था डीवी डिवाइडेड बाय dt। है आप लोग को याद ये दोनों रिलेशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक बात सुनो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम कह रहे हैं कि ये dv बाई dt है, और अभी हम लोगों ने कहा है कि v इक्वल टू आर ओमेगा है। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज d अपॉन dt टाइम्स r इंटू ओमेगा। r को बाहर ले लेंगे और बचेगा d ओमेगा बाई dt, और d ओमेगा बाई dt को बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? Angular acceleration alpha. Angular Alpha। acceleration. तो ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा, और यही चीज यहां पर वर्ड्स में लिख दी गई है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल पॉइंट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, आर अल्फा का प्रोडक्ट। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर। अब इसके बारे में देखो जरा,
v बराबर आर ओमेगा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा v की जगह आर ओमेगा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आर, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे तो वो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू बनेगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखते हैं तो ये अल्फा इंटू आर है। और क्योंकि ये एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, तो अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन निकालने को दिया जाए कि बॉडी का टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इन दोनों को वेक्टर की तरीके से ऐड करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्क्वायर टोटल एक्सेलरेशन। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल की जगह रख देंगे ओमेगा स्क्वायर आर होल स्क्वायर एंड प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि आर अल्फा है उसका होल स्क्वायर। इसका मतलब कि टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू बनेगी, यहां से टोटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू बनेगी वो देखो, a इक्वल टू आर कॉमन हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 4। आई थिंक यही बनेगा, आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा। हाँ ये टोटल एक्सेलरेशन बनेगा। और टोटल एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ जो एंगल बनेगा थीटा, टोटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल थीटा, वो भी आप ट्रायंगल से निकाल सकते हो। tan ऑफ थीटा मतलब कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, तो tan ऑफ थीटा, ये जो सामने की डॉटेड लाइन है ये पैरेलल टू AC है, और ये जो पर्पल कलर की लाइन दिख रहे हो आप ये AT है। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू आर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इससे ये पता लगा सकते हैं कि जो टोटल एक्सेलरेशन है वो टेंजेंट से कितने एंगल पर होगा। टोटल एक्सेलरेशन का टेंजेंट के साथ का एंगल, इससे निकालेंगे एंगल ऑफ ए नेट एक्सेलरेशन विथ टेंजेंट। ठीक है जी बच्चा, बोलो। यस कहीं पे यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ही आएंगे अब सीधे। देखो तो ये कुल मिला करके मतलब आज के लेक्चर की थ्योरी है। आज का लेक्चर भी सिर्फ काइनेमेटिक्स के ऊपर है। ये जब आपको समझ आ जाए, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो अगला लेक्चर जो हम पढ़ाएंगे फिर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा, फिर उसके बाद हम न्यूटन लॉ का पढ़ेंगे ग्रेजुअली। तो डेफिनेशंस, इक्वेशंस एंड फॉर्मूलेज क्लियर हो गए। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर भी फाइल एरर आएगी। तो ये थीटा जो है वो शायद ऐसा कुछ है 4 इंटू टी माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर एंड प्लस टी क्यूब। एक बार उसको जूम करके देखें यार पहले, यही है कुछ और है, 4t माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी पूछी है। अब यहाँ टाइम कितना दे रखा है यार, फाइल बच्चे हैं इसमें खराब हो 8 रेडियन पर सेकंड लिखा हुआ है उसमें, तो ये गलत है। स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, नहीं। 8 रेडियन पर सेकंड नहीं second वो हो। कुछ गलत हो गया, वो बता रहे कुछ करप्ट। हाँ सर, वहाँ पे केवल टाइम होना चाहिए था। करप्ट कोई बात नहीं, देखो ठीक है, हम तो अभी कुछ करप्ट हो गया ये। एनीवे देखो टाइम शायद 8 होना चाहिए, 8 रेडियन पर सेकंड नहीं 8 होना चाहिए ये। एनीवे तो सब बहुत बेसिक फॉर्मूला है यार, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओमेगा निकालना है तो डी थीटा बाई डी टी करिए, डिफरेंशिएट करिए इसको, डिफरेंशिएट करेंगे 4 टाइम को डिफरेंशिएट करने से 1 आएगा, माइनस 3t स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू टी आ जाएगा, और टी क्यूब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t स्क्वायर आ जाएगा। ये ओमेगा की वैल्यू आई। अब एट टी इक्वल टू 8 पे चाहिए आपको, तो उसकी वैल्यू पुट कर लो, ओमेगा बराबर 4 माइनस 3 और 2t की जगह 8 की वैल्यू रख देते हैं प्लस 3 और 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा देख लीजिए। कोई बन रहा है इसमें से आंसर? नहीं बन रहा ना? 148 आ रहा है सर। हाँ सर 148 आ रहा है, लेकिन मुझे कोई नहीं 48 है। वो कुछ गड़बड़ होगा, वो एक्चुअली या तो एंगल, वो टाइम कुछ गलत छप गया होगा, जो भी है। चलो कोई बात नहीं, जो भी आंसर है वो यही क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखो, ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू वही है 4t माइनस 3t स्क्वायर एंड प्लस 3t क्यूब प्लस t क्यूब। इसमें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर द टाइम इंटरवल दैट बिगिंस t इक्वल टू 2 एंड एंड एट t इक्वल टू 4, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अभी पीछे इसके लिए फॉर्मूला दिया था तुम्हें, अल्फा एवरेज निकालने के लिए भी आपको बताया था कि इसमें ओमेगा की फाइनल वैल्यू माइनस ओमेगा की इनिशियल वैल्यू और डिवाइडेड बाय टाइम। पहले फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ओमेगा ऑब्टेन करेंगे थीटा को डिफरेंशिएट करके। तो थीटा को डिफरेंशिएट करके ओमेगा की वैल्यू 4 माइनस 6 इंटू टी और प्लस टी स्क्वायर 3t स्क्वायर। 3t square. अब इसमें ओमेगा इनिशियल निकालेंगे। ओमेगा इनिशियल निकालने का मतलब t इक्वल टू 2 रख करके देखो कि ओमेगा की क्या वैल्यू है, और ओमेगा फाइनल निकालने का मतलब t इक्वल टू 4। तो t इक्वल टू 2 पर रखेंगे, t इक्वल टू 2 रख करके 4 माइनस 12 और प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 यानी 4, और t इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 माइनस 24 प्लस ये 16 इंटू 3 48 और 24 प्लस ये 28। 28 अब ले जाओ यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से डेफिनेशन यूज करके निकाल लो अल्फा की एवरेज वैल्यू। तो 28 12 माइनस 4 अपॉन टाइम इंटरवल 2, टोटल आंसर 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट इसको देखिए, मोटर ऑफ इंजन रोटेटिंग है, एंगुलर वेलोसिटी 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, सॉरी रिवॉल्यूशन पर मिनट, और 15 सेकंड के अंदर वो रेस्ट पे आ जाता है जब मोटर को स्विच ऑफ कर दिया गया। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। अब देखो, ये जो 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट है ये आपके लिए ओमेगा है। तो ओमेगा इनिशियल तुमको दे रखा है 100, लेकिन उसकी यूनिट दे रखी है रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप ये लगाओ, एक रिवॉल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। और एक मिनट को आप सेकंड्स में पहले कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट बराबर 60 इंटू सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट करके ओमेगा इनिशियल की वैल्यू निकालो। 100 रिवॉल्यूशन कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 2 पाई, यूनिट अब रेडियन हो जाएगी, और नीचे जो मिनट है उसको कन्वर्ट करके 60, अब यहाँ पर सेकंड्स आ जाएगा। ये ओमेगा इनिशियल की वैल्यू आई। ओमेगा फाइनल क्वेश्चन कह रहा है कि वो रेस्ट पे आ गया 0। टाइम दे रखा है 15 सेकंड्स का, t इक्वल टू 15, ये सब दे रखा है आपको, और पूछा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने होंगे। तो पहले हम इक्वेशन 1 का यूज कर लेंगे। इसमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, विच इज ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। पहले ये लगाएंगे, ओमेगा फाइनल 0 है, ओमेगा इनिशियल की वैल्यू 1 0 यहाँ पर कैंसिल करते हैं, यहाँ पर ये 10 पाई बाई 3, अभी पाई की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फा, और टाइम 15 है। तो फिलहाल यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है ना। क्वेश्चन अभी देखते हैं, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम सेकंड वाली इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन 2 वाली, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी और प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। अब इसमें ओमेगा इनिशियल वापस 10 पाई बाई 3, टाइम 15 प्लस हाफ अल्फा, जो ऊपर से कैलकुलेट होगा उसको देख ही लेते हैं कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। -2 pi by 9. जी बच्चा, कितना बता रहे हो? 2 पाई बाय 2 by 9. माइनस में, तो माइनस 2 पाई बाय 9 और टाइम का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 25. जो भी है बच्चा, ये थीटा है। अब थीटा के बाद थीटा मतलब रेडियंस में आएगा, तो रेडियंस से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं?
तो वापस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए जितने रेडियंस आपके पास आ रहे हैं उसको डिवाइड कर दो, बिकॉज एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो रेडियन से रिवॉल्यूशन चाहिए अगर आपको, तो डिवाइड कर लीजिए 2 पाई से इसको। तो जो भी मेरे थीटा की वैल्यू आएगी उसको 2 पाई से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 10 पाई बाई 3 इंटू 15 माइनस ये 2 पाई अपॉन 9 इंटू 2 18 और 15 स्क्वायर 225 और फिर से उसको 2 पाई से डिवाइड कर देते। ये सारे पाई गया, बाकी है देख लो कितना आएगा इससे आंसर। अगर आंसर ही बता दो, कंफर्म कर लो। ऑप्शन कौन सा आएगा? 12.5 आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। 12.5। यस सर। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं यार, बता रहा हूँ अभी थोड़े से, मतलब इनिशियली तो बहुत बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मैं पहले बोल चुका हूँ। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओमेगा इनिशियल हो गया 0। फैन की बात कर रहे हैं 5 सेकेंड्स, t इक्वल टू 5 और मैक्सिमम स्पीड 400 आरपीएम, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओमेगा फाइनल 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 400 ऊपर 2 पाई मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 60, अब ये रेडियन पर सेकंड में आएगा। कांस्टेंट अल्फा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द फैन इन अटेनिंग हाफ द मैक्सिमम स्पीड। देखो, हालांकि इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैं बताऊं इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, बट फिर भी क्योंकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है तो अगर मैक्सिमम स्पीड तक जाने में आपको 5 सेकंड लग रहे हैं तो उसकी आधी स्पीड जाने में कितना लगेगा आपको? 2.5 सेकंड। हाँ, तो इसमें तो क्यों टाइम खराब करें, डायरेक्ट कर दो। ये समझ में डायरेक्ट कैसे किया मैंने इसको? यस सर। क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा इनिशियल 0 है, इसका मतलब ओमेगा प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो अगर आप स्पीड हाफ करोगे तो नेचुरल सी बात है सामने जो टाइम है वो भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है। अल्फा के बारे में खुद ही कह रहे हैं कांस्टेंट है वो। तो आधी स्पीड आधा टाइम, 2.5 खत्म हो गया। नेक्स्ट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अल्फा। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओमेगा इनिशियल, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स, टाइम दे रखा है। सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा कैलकुलेट करो, ओमेगा इनिशियल 0 है, हाफ अल्फा की वैल्यू 2 और टाइम का स्क्वायर 100, कुल मिलाकर के 100 रेडियंस ये आया। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए जो रेडियंस आए हैं उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब ये अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए कितना आएगा। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, बिकॉज अगर 22/7 भी रखते हैं इसको तो ये 700 डिवाइडेड बाय 44, दैट इज 350 अपॉन 16। सर 16। हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट 16 नहीं आ रहा होगा ना फैन? नो सर। 16.92 आ रहा। तो ऑप्शंस में 16 को टिक कर देंगे। नेक्स्ट, मोटर की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, मतलब फिर से अल्फा कांस्टेंट। रेस्ट मतलब ओमेगा इनिशियल 0, रोटेट्स थ्रू 2.5 रेडियन यानी थीटा ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड यानी t इक्वल टू 1। अल्फा दिया नहीं है लेकिन, तो आप सीधा सीधा पहले इक्वेशन लगाओ, थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और अल्फा निकाल सकते हो। थीटा की वैल्यू 2.5 दे रखी है, ओमेगा इनिशियल 0, हाफ अल्फा और टाइम की वैल्यू 1 का स्क्वायर यानी अल्फा यहाँ से 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, मतलब अगले 1 सेकंड में कितना रोटेट करेगा। तो जो नेक्स्ट 1 सेकंड होगा, एक में ध्यान रखना, नेक्स्ट 1 सेकंड में उसका एंगल निकालने के लिए जब थीटा लगाएंगे तो ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर में डी आ जाएगा। क्या ओमेगा इनिशियल 0 लेंगे यहाँ पर?
नहीं सर, नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए जो ओमेगा इनिशियल होगा ये होगा ओमेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड, और वो आप उससे कैलकुलेट करेंगे ओमेगा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी यानी 5। तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे, अगले सेकंड के लिए 1 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू 5 और इंटू टी का स्क्वायर। so 7.5 आ जाएगा टी। 7.5 रेडियन। तो ये बहुत एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन पर्पस मेरा ये था कि थोड़ा सा फॉर्मूले से वार्म अप हो जाओ। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, बस जिसको फॉर्मूला क्लियर है और थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं आराम से निकल जाओगे। ये फिर कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको स्किप कर रहे हैं, अरे फॉन्ट गड़बड़ है इसमें। इस पे आइए। अब एक बात समझना गौतम, अब एक पॉइंट और समझाते हैं, इसको समझो। अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर फॉर द 10 सेकंड्स, उसके बाद वो रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड्स एंड फाइनली ब्रॉट टू द रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स। टोटल एंगल, यहां पर मैं एनालॉग यूज करने जा रहा हूं। कौन सा एनालॉग यहां दिखाते हैं आपको, जो लीनियर मोशन थे और यहाँ पर जो आप रोटेशनल पढ़ रहे हो, इसमें एक एनालॉग दिखाते हैं। एक एनालॉग तो फॉर्मूले का एनालॉग है, एक एनालॉग हमने फॉर्मूले का यूज किया था, एक एनालॉग हम फॉर्मूले से हट करके ग्राफ का यूज करेंगे। लीनियर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या लग रहा है इसका एनालॉग क्या बन जाएगा रोटेशनल में? एरिया ऑफ, जहां वी है उसकी जगह क्या लिख दें? एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो थीटा हो जाएगा। ओमेगा टी ग्राफ। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि अपने हिसाब से दिमाग लगा लेना, ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर फटाफट एक ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर जल्दी से एक ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करेंगे। 10 सेकंड के बाद उसका ओमेगा निकाल सकते हैं, अल्फा दे रखा है तुमको। तो यहाँ पर आप एक इक्वेशन वो भी लगा सकते हो, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी वाली, तो उससे आपको 40 मिल जाएगा, यानी कि 40 तक गए। उसके बाद कह रहा है कि वो ओमेगा कांस्टेंट हो गया, लाइन चलेगा 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए, यानी टोटल 20 सेकंड हो गया। और उसके बाद उसको हम रेस्ट पे लेके आ गए हैं कितने टाइम के अंदर? अगले 10 सेकंड में, यानी कि टोटल 30। फटाफट निकालो इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया, वही एरिया ही थीटा है। अब एरिया कैलकुलेट कर लो ज्योमेट्री से, कितना आएगा इसका। बोलो जी, कितना आएगा एरिया? 800 रेडियंस। 800 डी आंसर हो गया इसका। तो इस तरीके के कुछ एनालॉग अपने आप भी लगा लेना यार, हो सकता है कुछ समझ, सारा कुछ तो नहीं लिख रहे। इक्वेशंस का एनालॉग है, ग्राफ का एनालॉग है। और देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें पावर टू द इलेक्ट्रिकल मोटर ऑन किया जा रहा है, तो मोटर रीचेस द रेटेड स्पीड, मतलब उसकी मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3300 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन द 6 सेकेंड्स। और जब पावर को ऑफ कर दिया गया है तो वो 80 सेकेंड्स में रेस्ट पे आ जाता है। देखिए ग्राफ से करते हैं इसको, बिकॉज ग्राफ थोड़ा सा आसान मेथड हो जाता है। कैसे ग्राफ से करेंगे वो देखो एक बार फिर। वर्टिकल एक्सिस पर ओमेगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम ओरिजिन। सबसे पहले हाँ जी सर आरपीएम दिया गया है, ऐसे पाई एन बाय 30 लगा के ओमेगा लगा सकते हैं इसमें। हाँ वही करेंगे। जब मोटर को ऑन किया होगा उस समय ओमेगा 0 रहा होगा और 3300 रिवॉल्यूशन पर मिनट, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3300 इंटू 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड में, तो ये 3 हो गया और यहाँ से कट के 110 पाई। तो 110 पाई तक जाना है, ओमेगा की वैल्यू 110 पाई तक जाएगी। तो एक हमने ओमेगा दिखाया यहाँ तक क्वेश्चन के हिसाब से ग्राफ बना करके। उसके बाद मोटर को ऑफ कर दिया गया है और वो अगले 80 सेकंड्स में स्टॉप हो जाती है। तो इसके आगे ओमेगा रिड्यूस कर जाएगा, वापस नीचे आ जाएंगे। तो
ये टाइम जो है ये आपका 80 सेकंड्स का टाइम है, लेकिन पहला वाला टाइम दिया नहीं है कि पहले कितना टाइम लगा। पहला वाला टाइम दिया 6 seconds. है ना, 1 minute. तो वो उससे निकाल लेंगे। पहला वाला टाइम निकालने के लिए इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी वाला। तो जब मोटर को ऑन किया होगा उस टाइम की बात करें तो ऑन करने पर ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा की वैल्यू हमको दी नहीं गई है, नहीं सॉरी टाइम तो दे रखा टाइम दिया गया सॉरी अल्फा सॉरी निकालने सॉरी हाँ टाइम 6 सेकंड दे रखा, सॉरी देखा नहीं तो उसमें टाइम 6 सेकंड्स दिया हुआ है, ठीक है फिर तो हो जाएगा, फिर तो सारी चीजें हो गई। फिर तो आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालना है ना पहले तो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कब, इन रीचिंग द रेटेड स्पीड, यानी कि पहला वाला एरिया निकालो, सिर्फ मैक्सिमम स्पीड तक जाने वाला एरिया, क्योंकि ये जो एरिया होगा ये थीटा होगा और इसी को 2 पाई से डिवाइड करके हमारा पहला आंसर आ जाएगा, ए पार्ट का आंसर आ जाएगा यहां से। और बी पार्ट का आंसर में रेस्ट पे आने से में, तो बी पार्ट के आंसर के लिए रेस्ट वाले ग्राफ का एरिया निकालेंगे, जब उसका ओमेगा कम हो रहा है तब कितना एरिया बना, मतलब सेकंड पार्ट का एरिया, और सेकंड पार्ट का एरिया निकाल करके उसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आएंगे। तो अलग अलग करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट वाले ट्रायंगल का आधे आधे ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, यानी कि पहला वाला आंसर ए, 2200 आ रहा है, पहला वाला कितना है, पहला वाला 155 155 और दूसरा वाला नहीं सर 165 165, दूसरा वाला 2200 2200 रिवॉल्यूशंस, हाँ सर डिवाइड बाय 2 पाई करके आ रहा है ये। ठीक है तो ये आंसर हो गया इसका। चलिए ये सारे कांस्टेंट अल्फा के थे, अब हमने कुछ क्वेश्चन से वेरिएबल अल्फा के भी लिए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि यार इक्वेशंस जो होती हैं वो कांस्टेंट अल्फा के लिए बताई गई हैं, वेरिएबल्स के लिए नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अल्फा फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब टाइम के साथ बदल रहा हूं, अल्फा की वैल्यू चेंजेस है विथ टाइम। तो अब यहां पर आप इक्वेशंस का यूज नहीं करेंगे, कैलकुलस का यूज करेंगे। इनिशियल एंगुलर स्पीड दे रखी है, राइट द इक्वेशंस फॉर एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे लगाएंगे, देखो इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आप ये लगाओ अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी बाय डेफिनेशन। अब अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में जो दी गई है, मतलब जो आपको दिया जा रहा है वो रखो। तो दिया क्या गया है हमको, 4a t³ माइनस 3b t² इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब डी टी को ट्रांसफर करेंगे तो 4a t³ dt माइनस 3b t² dt, और फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशंस लगाएंगे, टाइम को 0 से t तक, फिर टाइम को 0 से t तक, और ओमेगा को इनिशियल ओमेगा नॉट से बाद वाले ओमेगा तक। और इससे ओमेगा की वैल्यू, इंटीग्रेशन की वर्किंग मैं नहीं दिखा रहा, उसको मैं डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, a इंटू टी टू दी पावर 4 और माइनस b इंटू t³। इंटीग्रेशन की वर्किंग नहीं की है मैंने। समझ गए सर। फिर ओमेगा को रिप्लेस करेंगे डी थीटा बाय डी टी बाय डेफिनेशन। तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट प्लस ए टी टू दी पावर 4 माइनस बी t³। इसमें भी डी टी को राइट साइड ले जा करके फिर इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो डी थीटा बराबर ओमेगा नॉट इंटू डी टी प्लस ए टी टू दी पावर 4 डी टी और माइनस बी t³ एंड डी टी, और फिर इंटीग्रेशन लगाते जाओ। लिमिट्स इंटीग्रेशंस की वैसे ही रहेंगी, 0 से t तक की, 0 से t तक की, और थीटा की लिमिट 0 से थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस ए टी टू दी पावर 5 अपॉन 5, पावर रूल से एक्चुअली इंटीग्रेट हो रही है सब कुछ, माइनस बी टी टू दी पावर 4/4। समझ आ गया चीज? यस सर। नेक्स्ट, इसमें भी वैसे ही है। इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, ओमेगा इनिशियल 0, और एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर ये यूनिट गड़बड़ हो गया है, एक मिनट, ये यूनिट में प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली
यहाँ पर अल्फा होना चाहिए था, ठीक है, ये अल्फा होगा, अल्फा इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर है ना सर? हाँ, वो एक्चुअली कहीं कहीं पर ना एक्चुअली इस फाइल में कुछ चीजें फॉन्ट नहीं आती हैं। 4t माइनस टी स्क्वायर, और पहले 3 सेकंड्स में, और उसके बाद अल्फा 0 हो गया, 3 सेकंड्स के बाद अल्फा 0 हो गया। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकंड के बाद। देखो, अलग अलग क्वेश्चंस करने के अलग अलग तरीके हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, अल्फा को किससे रिप्लेस करो, इक्वेशंस तो काम करेंगे नहीं, कैलकुलस ही आएगी, तो क्या रख दे इसको, डी ओमेगा अपॉन डी। सर अब बस RHS को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, और dt को मैं राइट साइड पर ले जा करके बस इंटीग्रेट कर दूंगा, मैं यही समझाना चाह रहे हैं। और लिमिट्स रख देंगे 0 से 3 तक की, 0 से ओमेगा तक की। तो इससे जो ओमेगा आएगा ना वो 3 सेकंड्स पे आएगा, ओमेगा एट 3 सेकंड्स आएगा आपका, और वो आएगा 4, और ये t स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन होगा, जिसकी लिमिट 0 से 3 की है, माइनस टी क्यूब बाई 3, और इसकी भी लिमिट 0 से 3 तक की है। लेकिन पूछा है 5 सेकंड के बाद, तो 3 सेकंड के बाद जब एक्सेलरेशन 0 हो गया, 3 सेकंड के बाद बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं हो रही, तो ओमेगा एट 5 सेकंड्स की वैल्यू क्या उतनी ही नहीं रहेगी जो ओमेगा एट 3 सेकंड्स है? यस सर। Yes, sir. क्योंकि 3 से लेकर के और 5 सेकंड्स के बीच में नो एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन नहीं तो स्पीड बदली नहीं होगी, जिस स्पीड पर 3 सेकंड पर था उसी स्पीड पर वो 5 सेकंड्स पे भी होगा। यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें 200, अब आप उस पॉइंट, उस क्वेश्चन की तरफ आ गए हो। देखो मैं बता दूं, हमने मतलब आज इस लेक्चर में जितनी थ्योरी है उसके सबके एग्जांपल हैं, बट बेसिक्स है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके चैप्टर के एडवांस लेवल पर जाने से पहले आपको ये बहुत अच्छे से बिठाना होगा। अब जो एग्जांपल लेने जा रहा हूँ वो इस कंसेप्ट के ऊपर है, ये वाले टॉपिक पर, कि मुझे अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो v इक्वल टू आर ओमेगा लगाएंगे, और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर से, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर से, और टोटल एक्सेलरेशन इन दोनों को वेक्टर के तरीके से ऐड करके। तो इन पॉइंट्स के ऊपर मेरा अगला एग्जांपल है, यहां पर जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो इसी पॉइंट के ऊपर है। इनिशियली एट रेस्ट ओमेगा इनिशियल दे रखा है 0, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम। अब बात करते हैं, तो अगर आप एक बार अपना कंसेप्ट चेक करो, पीछे का जो भी डिस्कस किया हम लोगों ने, उस कंसेप्ट के हिसाब से टोटल एक्सेलरेशन अगर मुझे किसी पॉइंट की निकालनी थी तो वो हम लोगों ने पीछे ड्राइव किया था आर, और रूट के अंदर वो था ओमेगा टू दी पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब ओमेगा मुझे निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा निकालने के लिए मैं इक्वेशन लगा सकता हूं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इनिशियली 0 है प्लस अल्फा और इनटू टाइम 2, मतलब सिंपली 0.6। अब यहां से आपको टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू, वो जो पॉइंट है वो रिम पर है, और रेडियस आपको दे रखा है 200 मिलीमीटर का, यानी कि 0.2 मीटर्स, रूट में यहाँ पर 0.6 का स्क्वायर, और प्लस अल्फा स्क्वायर यानी कि 0.3 स्क्वायर। 0.6 की पावर 4 नहीं होगा वहां पे? अरे 0.6 टू द पावर 4। अब मान लो इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर दें, ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। और वेलोसिटी मतलब टेंजेंट, वेलोसिटी मतलब टेंजेंट। तो अभी देखो इसका भी बताया था आपको, यहाँ पर एक बार थ्योरी पढ़ लेना पहले आप। और टोटल के बीच का tan एंगल थीटा पूछ रहा है। सीधा एक ही ये करेंगे। चीज tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा, तो यहां पर उसको यूज कर लोगे सीधा सीधा, tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा 0.3,
जो भी थीटा की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से आ जाएगी, वो एंगल होगा एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो इसमें इनिशियल स्पीड 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, बाद वाली स्पीड 900 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, टाइम दे रखा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं। तो ये भी सीधा सीधा फॉर्मूला है, ओमेगा इनिशियल 300, रिवॉल्यूशन को 2 पाई, मिनट को 60, ओमेगा फाइनल दे रखा है 900, फिर से 2 पाई अपॉन 60, टाइम दे रखा है 6 और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए थीटा अपॉन 2 पाई करते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जहां भी निकालना होगा तो थीटा अपॉन 2 पाई, ये चीज पूछी जा रही है, मतलब कुल मिलाकर के थीटा निकालना है आपको। थीटा अननोन है, कैसे निकालेंगे इसको? सेकंड इक्वेशन लगाओ। तो सेकंड इक्वेशन कहती है कि इट इज ओमेगा इनिशियल इनटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्या मुझे अल्फा पता है? तो फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा। आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक काम और कर सकते हो, धीरे धीरे अपनी स्किल्स को डेवलप करो। देखो ओमेगा इनिशियल इनटू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, आप अल्फा को रिप्लेस करके एक नया फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। मैं अल्फा को ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी भी तो कर सकता हूँ ना, फर्स्ट इक्वेशन ही यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ही यूज कर रहे हैं, यहाँ से टी चला जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सिंप्लीफाई करके जानते हो क्या आएगा? ये सिंप्लीफाई करके आएगा ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो ये भी मेरी एक इक्वेशन बन सकती है, जिससे कि मेरा टाइम बचेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसको वेरीफाई करना आप। मैं ना इसको वहां पर फॉर्मूले के लिस्ट में डाल दे रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में रहे। कभी कभी टाइम बच जाता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में। फॉर्मूले की जो लिस्ट थी वहां पर ऐड कर दे रहे हैं इसको। सॉरी, है ऑलरेडी है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी है। थीटा एफ माइनस थीटा आई मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी है, हाफ इनिशियल ओमेगा प्लस फाइनल ओमेगा इंटू टी। थीटा फाइनल माइनस थीटा आई का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, हाफ इनिशियल ओमेगा प्लस फाइनल ओमेगा इंटू टी। तो इससे क्या होता है, टाइम बच जाएगा आपका कभी कभी क्वेश्चंस में, थोड़ा सा अननेसेसरली हमारा कैलकुलेशन नहीं ज्यादा होगी। क्योंकि तुमको ओमेगा इनिशियल दे रखा है, ओमेगा फाइनल दे रखा है, टी दे रखा है, तो थीटा डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसको यूज एज अ फॉर्मूला कर रहे हैं आप, यूज एज अ फॉर्मूला कभी भी क्वेश्चन आए तो। मतलब इसको फॉर्मूले के लिस्ट में लिख करके और याद कर लो। सो थीटा इक्वल टू, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, छोड़ दे रहे हैं, इसके आगे कर लेंगे अपने आप, अपना टाइम बचा लेते हैं। यस सर। है ना, सबको दे रखा है। एक ये क्वेश्चन है, इसमें एक प्लेट टाइप की चीज है, वो रोटेट कर रही है। इसमें ध्यान देना जरा, लेकिन ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शंस, ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो देखो और अल्फा की जो डायरेक्शन है वो देखो, दोनों अपोजिट है। एंगल 15 डिग्री है, 0.3 और ये सब। अब इसमें क्या पूछा है इन्होंने, ओमेगा दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड दे रखी है और एंगुलर एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक पॉइंट की, फिर से वही कंसेप्ट, वही लेक्चर, वेलोसिटी वाला पॉइंट आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए निकालने के लिए r इंटू ओमेगा लगाएंगे, और r का मतलब उस पॉइंट का, r का मतलब इस पॉइंट का o से जो डिस्टेंस है 0.3 मीटर, और इंटू ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के 0.6 यूनिट मीटर पर सेकंड की। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पॉइंट ओ के टेंजेंशियल। नहीं, ये इसलिए बोला जा रहा है, जानते हो क्यों बोला जा रहा है? अगर आप फिगर को देखो तो इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बने हुए हैं। तो अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में 0.6। अब इसको कंपोनेंट्स में करूं तो इस वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं और वेलोसिटी के साथ वाई डायरेक्शन को प्लॉट करके देख लो
कि ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर बनेगी अगर ये टेंजेंट है तो 15 डिग्री अगर इधर एंगल बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल इधर भी 15 डिग्री बन जाएगा। टेंजेंट है तो ये रिमेनिंग एंगल जो बनेगा वो बनेगा आपका 90 माइनस 15 75 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस से भी 15 डिग्री के एंगल पर है। तो कंपोनेंट करेंगे तो कॉस 15 डिग्री का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा और प्लस साइन 15 डिग्री का कंपोनेंट इसका जो होगा वो वाई डायरेक्शन में जाएगा। तो कहीं कहीं पर क्वेश्चंस में इनकी भी जरूरत पड़ सकती है, वेक्टर की। अब बात करो तो लेकिन टेंजेंट जो आपने बनाई है सर वो एक्स एक्सिस के मतलब इसको पैरेलल मान लें सर? हाँ। फिगर के हिसाब से थोड़ा अलग सा लग रहा है। क्यों एक्स एक्सिस के पैरेलल तो कहीं भी लाइन बना सकते हो ना यार, वो भी तो एक्स एक्सिस ही मानी जाती है कोऑर्डिनेट अच्छा एक्सिस सर को। ठीक है, हाँ। समझ गया, समझ गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए, ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन ऑफ ए कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से सुनते हैं। एक मिनट, फिगर को थोड़ा सा पहले कॉपी करके अलग लिया यार। हाँ जी, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालने के लिए क्या कंसेप्ट लगाएंगे आप? एक मिनट यार, फिगर थोड़ी सी बड़ी हो रही है। हाँ जी बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ए। अभी जो पॉइंट था, एक जब न समझ में आया तो पीछे थ्योरी पढ़ लेना, कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट एग्जांपल्स हैं तुम्हारे सामने इस समय। तो इसमें दो एक्सेलरेशन दिखाओ पॉइंट ए में। एक एक्सेलरेशन दिखाओ इसका सेंट्रिपिटल डायरेक्शन में, मतलब पॉइंट ओ की तरफ एक एक्सेलरेशन, वो होगा सेंट्रिपिटल। तो पहले इसको लिख लेते हैं सेंट्रिपिटल वाली। तो जब हम एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए जो सेंट्रिपिटल वाला होगा, वो लिखना पड़ेगा तुमको, प्लस उसी पॉइंट में एक और एक्सेलरेशन होगा जो टेंजेंट की तरफ आएगा। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का फॉर्मूला, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए आर अल्फा का फॉर्मूला। अब वेक्टर में लिखने के लिए, अगर वेक्टर में है तो जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है इसके कंपोनेंट्स देखो। अब ध्यान से फोकस करिएगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की। तो हम पॉइंट ए पर फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्लॉट करके देखते हैं। ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन से 15 डिग्री के एंगल पर है, वाई डायरेक्शन से। एक्स से 75 होगा। हाँ, इसका मतलब cos 15 डिग्री में इसका जे कैप कंपोनेंट है और एक्स कंपोनेंट इसका नेगेटिव आई कैप से है। तो माइनस साइन 15 डिग्री आई कैप, ये हो गया इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स वेक्टर फॉर्म में। दूसरा एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल आर अल्फा। अब वो किधर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा? तो इसको भी हम थोड़ी सी फिगर्स बढ़ा लेते हैं, लेकिन सही आना चाहिए। सर उसके कंपोनेंट वेलोसिटी जैसे आ जाएंगे। एक मिनट यार, इसको हल्का सा दिखाएं जरा कहीं पे। देखो, नहीं वेलोसिटी जैसे तो आए नहीं, वेलोसिटी जैसे नहीं आएंगे बच्चा। अल्फा की डायरेक्शन देखो, ओमेगा और अल्फा अपोजिट है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट जाना चाहिए। मेन कंसेप्ट ये समझाना था मेरे को इस एग्जांपल में। फिगर में ओमेगा और अल्फा अपोजिट है, तो वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट दिखाना पड़ेगा तुमको। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट साइड पर। अब इसके हिसाब से क्या कंपोनेंट्स होंगे, तो अब इसके हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो देखेंगे। ये ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से 15 डिग्री पर आएगा, ये देख लेना एक बार। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से 15 डिग्री बनेगा। तो माइनस कॉस 15 आई कैप, और इसका एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा, माइनस साइन 15 जे कैप। ये इस तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर के फॉर्म में निकाल लेते हैं। बोलो जी, ठीक है? यस सर। है ना? यस। ठीक है, और मेरे ख्याल से खत्म ही हो गया होगा, बाकी तो कैलकुलस वाले ही हैं। हाँ। तो ये
लगभग जितनी थ्योरी थी उतने एग्जांपल्स हो गए हैं, जितनी थ्योरी उतने एग्जांपल्स भी कर दिए। एक क्वेश्चन ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन का है, चाहे तो इसको भी देख लेते हैं, खत्म ही हो जाएगा फिर पूरा एक लेक्चर एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो माइनस के इंटू ओमेगा स्क्वायर है, जो कि एक तरीके से फिर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है ये। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम निकालना है जब एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस हो चुकी है 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू के। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो अल्फा इक्वल टू माइनस के की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 ही लिख लेते हैं, और इंटू ओमेगा स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो दिखा दें पहले। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखो कहाँ चला गया पेज, ये वाले, ये जो वेरिएबल वाले हैं ना आपके थ्योरी, इसको देखना। इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो अल्फा के दो फॉर्मूले, एक डी ओमेगा बाई डी टी और एक ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो जरूरत क्वेश्चन के हिसाब से होता है, एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से तुमको थोड़ा प्रैक्टिस से समझ में आता है कि क्या लगेगा इसमें। तो हम यहाँ पर दोनों फॉर्मूले लगाएंगे क्योंकि हमें दोनों चीजें निकालनी है। एक बार अल्फा को हम लिखेंगे डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू माइनस 0.1 ओमेगा स्क्वायर, और एक बार उसी अल्फा को हम लिखेंगे ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। तो पहले वाले से ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ओमेगा टू द पावर -2 इंटू डी ओमेगा बराबर -0.1 इंटू डी टी टाइम 0 से t। ओमेगा की लिमिट्स इनिशियली 12 है और रिड्यूस हो गई है 1/3 तक, यानी कि 4 तक। इससे टाइम आएगा। और दूसरे वाले में एक ओमेगा कैंसिल कर जाएगा, एक ओमेगा यहाँ चला जाएगा, ये ओमेगा ओमेगा के नीचे आ जाएगा, तो डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा इक्वल टू -0.1 इंटू डी थीटा। इसमें थीटा को 0 से थीटा कर देंगे और ओमेगा की वैल्यू 12 से 4 कर देंगे। ये इस इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा अलर्ट रखना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ना ये पावर रूल से नहीं आता, इसका इंटीग्रेशन का एक अलग फॉर्मूला है, ये नेचुरल लॉग पे आता है ना। ये लॉग ओमेगा आएगा इसका फॉर्मूला, जिसमें लिमिट ऊपर 4 की नीचे 12 की और यहाँ पर -0.1 थीटा। और इधर वाला तो पावर रूल से आ जाएगा, ओमेगा टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 पावर रूल। और इसकी भी लिमिट 12 और 4 की लगाओगे और इधर -0.1 इंटू टी। क्योंकि हमने ये दोनों इसलिए करा दिए कि हमें दोनों चीजें निकालनी थी ना, टाइम भी निकालना था और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना था। ठीक है जी, बताएं। यस सर। तो देखो जितने पॉइंट थ्योरी में थे सबके एग्जाम्पल हो गए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूटा है थ्योरी का जिसके ऊपर इलस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट थ्योरी के पेजेस में थे उन सब को लेकर के हमारे क्वेश्चन से सबके एग्जाम्पल्स है। तो ये इसीलिए बेस्ट लेक्चर इसलिए बोल रहा हूँ आपको, थ्योरी भी कंप्लीट है और हर थ्योरी से एसोसिएटेड फॉर्मूला, हर थ्योरी से लिंक्ड कोई ना कोई एग्जांपल जरूर है, ताकि उस थ्योरी का एप्लीकेशन समझ पाओ। और ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब जब नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे आप, तो उसके पहले ये अब आपके माइंड में बिल्कुल हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। मतलब इस लेक्चर को डेली का डेली रिवाइज करते रहिए, जब तक रोटेशनल मैकेनिक्स चले तब तक इसको रिवाइज करते रहो। और प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर ये समझ आ गया तो चैप्टर में कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी, अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर ये चैप्टर में आप अगला लेक्चर ना अटेंड करें, मेरा सजेशन यही रहेगा। ठीक है जी।